हेलो बच्चों, मैं डीएन गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे डीएन गुप्ता पे। बच्चों, आज मैं हिस्ट्री के कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस कंपलसरी एग्जाम्स में आते हैं, उन्हीं एग्जाम के मैं कुछ एग्जाम पेपरों में से चुन कर मैं क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। और ये खान सर के हमारे नोट्स भी हैं, तो इन क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। हर क्वेश्चन को हम डेफिनेशन तरीके से डेफिनेशन देंगे, हर क्वेश्चन को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे भी, जिससे क्वेश्चन आपको रिलेट करेंगे, याद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, सीधे आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये देखो, आप आया है पहला क्वेश्चन आपका, महाजनपदों में संख्या कितनी थी। महाजनपद, जो महाजनपद का जो नाम है ना, ये कहाँ पे है? बौद्ध ग्रंथ की अगुंतर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में हमारा है महाजनपद। महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है? ये टोटल नंबर संख्या बताई गई है, टोटल आपके 16 संख्याएं बताई गई हैं महाजनपद में। आपको ये 16 संख्याएं हैं, और ये 16 जो महाजनपदों की संख्या है, ये 16 आपको आप थोड़ा सा सुनेंगे तो आपको हम याद भी करा देंगे। आप याद करिए। फर्स्ट हमारा है गांधार। फर्स्ट क्या है? गांधार। गांधार जो तक्षशिला, जो पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो एरिया है, वो आपका गांधार पड़ता है। आपने सुना। कंबोज। कंबोज भी क्या है? ये जम्मू कश्मीर और पाक वाला जो एरिया है वो। तो ये गांधार हो गया आपका, गांधार, गांधार हो गया आपका। आप फिर कंबोज हो गया आपका, कंबोज। उसके बाद तीसरा आपका मत्स्य। आप जब देखिए मत्स्य, आप जरा सा नीचे आएंगे राजस्थान की ओर, आप राजस्थान की ओर जैसा जब नीचे आएंगे तो आप पाएंगे मत्स्य, क्योंकि राजस्थान में अक्सर आपने देखा होगा पानी होती नहीं है, तो आप मछली इसे रिलेट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर कुरु, सूर्यसेन, कौशल, पांचाल, चेदी, वत्स, काशी, मल, अस्मक, अवंती, वज्जी, अंग और मगध। बच्चों, ये टोटल 16 जनपद होती हैं, और 16 जनपदों की अलग अलग राजधानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है बेटो, आता है मेरा एक मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन आपका आता है कि मगध में कुल कितने राजवंश का शासन था। मगध में कुल कितने राजवंश का शासन था? अब बच्चों ये देखो, मगध में कुल कितने राजवंश का शासन था। तो मगध में एक हमारा शॉर्ट ट्रिक है, हसीन मासुकसा। हसीन मासुकसा, हसीन, हसीन मासुकसा, मासुकसा। हसीन से हो गया मेरा हसीन, हसीन से हो गया मेरा हर्यक वंश, हर्यक वंश। सौ से हो गया मेरा शिशुनाग वंश, नाग वंश। न से हो गया आपका नंद वंश, म से हो गया आपका मौर्य वंश, मौर्य वंश। स से हो गया आपका शुंग वंश, शुंग वंश। क से हो गया आपका कौंडव वंश, यहाँ जो कौंडव वंश। और आपका स से हो गया सातवाहन वंश। सातवाहन वंश भी हमारा मगध पे ही आता है, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। ये टोटल हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने थी टोटल राजवंशों की संख्या? 7 थी। टोटल कितनी संख्या थी राजवंशों की? 7 थी। हम बच्चों में आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरेक वंश की स्थापना। हरेक वंश की स्थापना किसने की थी? हरेक वंश की स्थापना, हरेक वंश की शुरुआत ही हुआ था ना, वो किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। हरेक वंश की स्थापना किसने की थी बच्चों? बिंबिसार ने की थी। अब आ जाइए, अब बिंबिसार के बाद हरेक वंश की आपको वंशावली बता रहा हूँ। हरेक वंश में बिंबिसार, अब आप एक वंशावली हम आपको बता देंगे तो आपको अच्छे से कंफर्म कर पाएंगे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, 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 अजातशत्रु ने अपने बाप को मार दिया, बिंबिसार को, पिता की हत्या कर दी। अब फिर इसकी इनकी हत्या कौन कर दी? उदयन, इनके बेटे थे उदयन, उदयन, उदयन इनके बेटे थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी। अब फिर इन्होंने अपने बेटे से
उदयन ने क्या किया, इन्होंने अपने बेटे से क्या किया, पहले ही मरने से पहले ही इन्होंने अपने पुत्र, इनके पुत्र कौन थे, नागदशक, इनके पुत्र थे नागदशक इनके पुत्र थे। तो फिर नागदशक को ही इनके जो मंत्री थे इनको मार के, जिसके मंत्री का नाम था, हमारा क्या नाम था, शिशुनाग ने ही मारकर फिर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो इस तरीके से बिंबिसार की हत्या किसने की। अब अगला क्वेश्चन आपका था, बिंबिसार की हत्या किसने की। बिंबिसार की हत्या उनके बेटे ने की। तो उनके बेटे कौन थे, अजातशत्रु। उनके बेटे कौन थे, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। उदयन ने ही राजधानी भी बनाई और उदयन ने ही इस शहर की क्या की, स्थापना भी की थी, पाटलिपुत्रा। कहाँ बच्चों, पाटलिपुत्रा में ही उदयन ने हमारी अपनी राजधानी बनाई और पाटलिपुत्रा की राजधानी भी उन्होंने बनाया और मगध की राजधानी उन्होंने बनाया। फिर हमने बताया आपको कि उदयन का जो बेटा था वो नागदशक था। नागदशक को ही मार के किसने बना था, नागदशक को ही मार के शिशुनाग ने अपना शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग कौन था, शिशुनाग। अगला क्वेश्चन बच्चों, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। अब शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो सिंपल सी बात है, अपनी आइडेंटिटी सब लोग बनाना चाहते हैं। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, ये बसाई हमारी वैशाली। कहाँ बच्चों, वैशाली। अब वैशाली कहाँ पड़ता है आपका, बिहार में। वैशाली कहाँ पड़ता है बच्चों, बिहार में। अब 8वां क्वेश्चन आपका है, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन की हत्या किसने की। अब देखिए, शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, नंदीवर्मन। नंदीवर्मन की हत्या किसने कर दी, नंदीवर्मन की हत्या कर दी हमारे महापद्म नंद ने। किसने कर दी, महापद्म नंद। महापद्म नंद, आप बच्चों एक बात और ध्यान दें, महापद्म नंद आता है कि महापद्म नंद वो गैर क्षत्रिय राजा था, शूद्र से था। तो ये आता है क्वेश्चन में कि मगध की गद्दी पे गैर क्षत्रिय राजा कौन था, तो महापद्म नंद वंश के संस्थापक से थे, वो गैर क्षत्रिय थे, तो महापद्म नंद। अब नंद वंश के संस्थापक कौन किए, नंद वंश के संस्थापक कौन था, वो महापद्म नंद जी थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। और महापद्म नंद के बाद सबसे मतलब जो क्रूर शासक था नंद वंश में, सबसे क्रूर शासक कौन था, घनानंद। कौन था, घनानंद। ये सबसे क्रूर शासक था बच्चों, ये सबसे क्रूर शासक था घनानंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए हम आपको बता रहे थे, अभी आपको क्वेश्चन में बता भी रहे थे, महापद्मनम किस जाति के थे। ये अक्सर क्वेश्चन में दिया रहता है और क्वेश्चन में आता भी है। तो ये किस जाति के थे बच्चों, इसमें शूद्र थे। और बच्चों ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये जो पुरुष सूक्त है ये किस वेद में है, आपने पढ़ा होगा किस वेद में है, ये हमारा है ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के हमारे 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त। 10वें मंडल में, कितने, 10वें मंडल में, 10वें मंडल में हमारा पुरुष सूक्त में है। ये हमारे जो वर्ण समाज के बारे में उसमें दिया हुआ है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश की सबसे क्रूर शासक। देखो बच्चों, भी हम बता रहे थे आपको नंद वंश के सबसे क्रूर शासक। नंद वंश के सबसे क्रूर शासक कौन थे, घनानंद। कौन सा, घनानंद। अब घनानंद की हत्या किसने कर दी, घनानंद की हत्या कर दी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य, आपने सीरियल भी देखा होगा, वैसे रिलेट भी कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्होंने घनानंद की हत्या करके और घनानंद का साम्राज्य खत्म करके उन्होंने मगध पे अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और इनकी पुत्री से ही इन्होंने अपना विवाह किया। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत पर पहला आक्रमण करने वाला विदेशी शासक कौन था। भारत पे पहला आक्रमण करने वाला विदेशी शासक कौन था, ये डेरियस था। कौन था बच्चों, ये डेरियस था। डेरियस ने पहला विदेशी था जिसने भारत पे आक्रमण किया था। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था। अब सिकंदर आता है, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था, सिकंदर रहने वाला था यूनान का। ये यूनानी था, यूनान वहाँ पे, और ये वहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज भी है, ग्रीक भी बोला जाता है, तो ग्रीक था। और इसके गुरु के नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था
अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था बच्चों? अरस्तु। अरस्तु, उनके गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ हम बायोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? वो अरस्तु जी को ही फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आ जाए बच्चों, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? हमने बता दिया अभी आपको, यूनान का रहने वाला था, ये यूनान का रहने वाला था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म कब हुआ था बच्चों? सिकंदर का जन्म हुआ था हमारा 356 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 356 ईस्वी में। सिकंदर का जन्म हमारा कहाँ हुआ था? 356 ईस्वी में हुआ था। और ये जो हुआ था कहाँ? ये मैसेडोनिया में। कहाँ हुआ था बच्चों? ये मैसेडोनिया में हुआ था। मैसेडोनिया में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैसेडोनिया में हुआ था। और इनके फादर का नाम जो था फिलिप था। और बच्चों ये सिकंदर शिष्य अभी हम आपको बता ही रहे थे, सिकंदर शिष्य किसका है? सिकंदर शिष्य किसका है? ये अरस्तु का शिष्य है। किसका शिष्य बच्चों? अरस्तु का। और देखा बच्चों यहाँ पे आया है सुकरात आया है, तो सुकरात से संबंधित हम आपको बता दे रहे हैं। सुकरात क्या थे? सुकरात एक जैसे कहते हैं ना कि हम दर्शन शास्त्री थे। ये दर्शन शास्त्री थे सुकरात। और अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है जो आपका है हाइडे स्पीच का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ? हाइडे स्पीच का युद्ध आपने सुना होगा। महान राजा, ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर उसमें एरिया जो हमारा विस्तृत झेलम नदी पड़ता है, झेलम नदी के किनारे, वहाँ पे कौन थे? राजा पोरस थे। राजा पोरस। पोरस और सिकंदर के बीच में, किसके? पोरस और सिकंदर के बीच में ये युद्ध हुआ। और ये युद्ध जो हमारा हुआ था आपका ये 326 ईस्वी में। कब हुआ था युद्ध बच्चों? ये 326 ईस्वी में। 326 ईस्वी में ईसापुर, ठीक है। 326 ईसापुर ये युद्ध हुआ था। 326 ईसापुर। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, नेक्स्ट आपका है सिकंदर की थल सेनापति कौन थे? अब सिकंदर की जो थल सेना के सेनापति कौन थे? वो सेल्यूकस निकेटर थे बच्चों। कौन थे? सेल्यूकस निकेटर थे। और इनके जो निर्याकस, जो इनके जल सेनापति कौन थे? इनके जो जल सेनापति मतलब नेवी कमांडर कौन थे? वो नेवी कमांडर कौन थे? निर्याकस। कौन थे बच्चों? निर्याकस। नेवी के कौन थे? नेवी थे निर्याकस। इनके नेवी के थे। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई बच्चों? सिकंदर की मृत्यु हो गई कहाँ पे हो गई बच्चों? ये हो गई बेबीलोन। ये बेबीलोन में ये बेबीलोन कहाँ पड़ता है बच्चों? ये बेबीलोन पड़ता है आपका इराक में। बेबीलोन कहाँ पड़ता है बच्चों? इराक में बेबीलोन पड़ता है। वहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई। मौर्य वंश के संस्थापक, अभी बताया था आपको बच्चों कि जब घनानंद जो सबसे क्रूर शासक था नंद वंश का, उसको मार के किसने मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के हमारे जब वो राजा बना तो वहाँ के वो प्रधानमंत्री भी थे, उस राज्य के प्रधानमंत्री भी थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों 21वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? अभी हम आपको बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को क्या बनाया था बच्चों? वो अपना प्रधानमंत्री बनाया था। चाणक्य को क्या बनाया था बच्चों? प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री को ही उस समय मगध में अमात्य कहते हैं। क्या कहते थे? अमात्य कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसकी बेटी का नाम था कर्नेलिया। बेटी का क्या बच्चों था नाम? कर्नेलिया। और बच्चों यहाँ पे देखो दुर्धरा जो दिया है, आप दुर्धरा आप देख रहे हो, दुर्धरा दिया है। ये दुर्धरा जो आपका दिया है ये थी घनानंद की बेटी थी। और इनसे भी उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किया हुआ था, क्योंकि ये इनसे प्यार भी करती थी, तो शादी इनसे हुआ था। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से राज्य दहेज में दिया? आप सोचो बच्चों, आजकल के इस ज़माना में एक बिस्वा ज़मीन कोई दहेज में नहीं दे पाता है, मगर सेल्यूकस निकेटर ने जो सिकंदर का थल सेनापति था, उसने अपनी बेटी की शादी में चंद्रगुप्त मौर्य से जब की, जिसका नाम कर्नेलिया था, तो उसने कौन कौन से राज्य दे दिए? उन्होंने काबुल दे दिया, कंधार दे दिया, हेरात दे दिया, मकरान दे दिया। मतलब कि अफ़गानिस्तान, मौजूदा समय में जो अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान है, ये दोनों देश किसने दे दिया? कौन दे दिया?
सेल्यूकस निकेटर ने, सेल्यूकस निकेटर ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, सभी हो जाएगा बच्चों। और आप सोचें बच्चों, आप कितने दानी थे उस समय। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी? अब चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की वो सब मतलब अनुयायी थे, तो जैन धर्म की शिक्षा किसने दी? भद्रबाहु। जैन धर्म की शिक्षा किसने दी? भद्रबाहु ने। किसने दी बच्चों? भद्रबाहु ने। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दिया था। और बच्चों अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र आपको पता है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है बच्चों, वो किसने लिखी हुई है? किसने लिखी हुई है? वो चाणक्य ने। किसने लिखी है? चाणक्य ने। किसने लिखी बच्चों? वो चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य को क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य को क्या कहते हैं? हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य भी कहते हैं। कौटिल्य कहते हैं और चाणक्य भी कहते हैं। तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक जो लिखी हुई है ये राजनीति बच्चों, ये राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगला क्वेश्चन है जो आपका बच्चों 26 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? और ये संलेखना विधि द्वारा। संलेखना बच्चों जानते हैं कि संलेखना जो होता है वो जैन धर्म में जो मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे विधि को संलेखना विधि कहते हैं। तो संलेखना कहाँ हुआ था? ये श्रवणबेलगोला, ये कर्नाटक में पड़ता है। आपका कहाँ पड़ता है बच्चों? कर्नाटक में। कर्नाटक पड़ता है आपका श्रवणबेलगोला। तो ये श्रवणबेलगोला में उन्होंने अपने संलेखना विधि से अपनी मतलब कि मोक्ष उनको मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चंद्रगुप्त चाणक्य का दूसरा नाम, 27 नंबर क्वेश्चन है। चाणक्य का दूसरा नाम हम अभी आपको बताए थे कि चाणक्य का नाम क्या है? एक तो विष्णुगुप्त नाम है, एक कौटिल्य नाम है। विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये दोनों नाम किसके हैं? चाणक्य के हैं। किसके हैं? चाणक्य के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? अब देखिए बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी आपने अभी सुना था ऊपर कि एक तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कर्नेलिया थी और दूसरी मैंने आपको बताया था दुर्धरा थी। तो दुर्धरा के ही बच्चे कौन थे? बिंदुसार। कौन थे बच्चों? बिंदुसार। दुर्धरा के बच्चे कौन थे? वो बिंदुसार थे। अब बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए थे। और बिंदुसार के फिर पुत्र कौन हुए बच्चों? बिंदुसार के फिर पुत्र कौन? बिंदुसार के पुत्र फिर आपको आगे भी क्वेश्चन आएगा अभी, अशोक थे। बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक थे। अशोक एक महान सम्राट थे, महान राजा थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या मांगा? देखिए बच्चों, बिंदुसार ने सीरिया के जो राजा थे उनसे क्या मांगा था? सीरिया के राजा से उसने क्या मांगा था? एक तो अंजीर मांगे थे, अंजीर और फल। और पता है बच्चों, आप बताएं आप क्या क्या मांगे थे उन्होंने? अंजीर, फल और उन्होंने मीठी शराब भी मांगी थी। अंजीर, फल और मीठी शराब। आपको आ रहा है समझ में? ये जो अंजीर है और मीठी शराब और प्लस में और भी एक मांगे थे। और क्या मांगे थे उन्होंने? दार्शनिक आपने आपको बताया था, जो सुकरात थे वो दार्शनिक थे, तो दार्शनिक भी उसने मांगा था। मगर वहाँ के राजा ने दार्शनिक को आने से मना करते, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम दार्शनिक की व्यापार नहीं करते हैं, दार्शनिक हम नहीं भेजेंगे, तो उसने दार्शनिक नहीं भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए बच्चों, बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा? जब तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो वहाँ दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था बच्चों? वो भेजा था अशोक। किसको भेजा था बच्चों? अशोक, क्योंकि बिंदुसार के ही बच्चे कौन थे? अशोक थे। अशोक, ठीक है। अशोक ने बच्चों एक शहर की स्थापना की। अशोक ने किस शहर की स्थापना की? ये क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, 31 नंबर क्वेश्चन। हम बच्चों क्वेश्चन को ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन में जो अधिक से अधिक क्वेश्चन हम आपका कम समय में अटेम्प्ट कर पाएँ, यही मेरी कोशिश है। तो हम आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी बच्चों? श्रीनगर। अब श्रीनगर कहाँ पे है बच्चों? आप तो जानते हो कि श्रीनगर कहाँ पे है, हमारी जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है और ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। आप सोचें कि जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है उसकी स्थापना किसने की थी? वो अशोक ने की थी। वो क्वेश्चन किया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे, अशोक ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए बच्चों, ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन। अशोक ने अपना राज्याभिषेक जो करवाया था, जो राजा बना था, कब करवाया था बच्चों? वो 269 ईस्वी में। कब बच्चों?
269 ईस्वी में, 269 ईस्वी में करवाया था। अब फिर उसके बाद 7वें साल में ही फिर 261 में ही कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो 261 ईस्वी में ईसापुर हुआ था, 261 ईसापुर हुआ था बच्चों। और अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है राज्याभिषेक के, देखिए नेक्स्ट जो भी हम आपको बता रहे थे, राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण कितने वर्ष था? 7वें साल बाद, सातवें बाद 261 ईस्वी में उसने कलिंग पे आक्रमण किया। और कलिंग पे आक्रमण करने के बाद ही उसने क्या ग्रहण कर लिया था बच्चों? उसने लड़ाई और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो वही हम आपको बता रहे थे, कलिंग की लड़ाई के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिली? अब देखें, एक होता ना कि हाँ बौद्ध धर्म, ये भी कहने की एक राजा था, महान राजा था, उसने क्यों बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ उसके माइंड में आया होगा। तो उसे क्या कहते हैं, जो किससे प्रेरणा मिली? निग्रोध के। किससे प्रेरणा मिली बच्चों? निग्रोध से उनको प्रेरणा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? तो बौद्ध धर्म में उसको शिक्षा जो मिला था अशोक को, वो किसने दिया था? उपगुप्त ने। किसने दिया था? उपगुप्त ने। और यहाँ पे देखें, जो चाणक्य यहाँ नहीं थे। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और उनके गुरु भी थे। चाणक्य का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। इनकी पुस्तक कौन है? वो हमारा क्या पुस्तक है? अर्थशास्त्र, जो 15 अधिकरणों में, कितने अधिकरणों में? 15 अधिकरणों में विभाजित हो। अगला क्वेश्चन आ जाए बच्चों, आपका है अशोक का रानी का शिलालेख किसे कहा जाता है? अशोक का रानी का शिलालेख किसे कहा जाता है? देखिए बच्चों, ये रानी का शिलालेख कहा जाता है हमारा कौशाम्बी अभिलेख को। इसको बच्चों कौशाम्बी अभिलेख को, कौशाम्बी अभिलेख को हम क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहते हैं बच्चों? रानी का अभिलेख। अगला क्वेश्चन बच्चों आ जाए, लौरिया अरेराज लेक कहाँ पे है? अब ये लौरिया अरेराज जो अभिलेख है ये कहाँ पड़ता है बच्चों? ये वैशाली में पड़ता है, वैशाली, ठीक है, वैशाली में पड़ता है। अशोक के शिलालेख की प्रेरणा किससे मिली? अब अशोक ने शिलालेख क्यों बनवाया? जब तक कुछ माइंड में किसी, देखिए इसी को कहते हैं बच्चों दार्शनिक। दार्शनिक वो व्यक्ति होता है जो हमारी सोच से कई गुना दूर, वो एक दूसरी समय की बात सोचता है, उसे हम दार्शनिक कहते हैं, नए युग की बात सोचता है। तो अशोक से पहले ही सोचिए, डेरियस जो था वो पहला विदेशी आक्रमणकर्ता था, पहला विदेशी था जिसने भारत पे आक्रमण किया था। तो डेरियस से ही अशोक ने शिलालेखों की प्रेरणा किससे मिली? डेरियस से, ठीक है बच्चों। अशोक के अभिलेखों में कितनी लिपियाँ लिखा गया? अब ये आता है कि अशोक ने जो लिपियाँ लिखी, जो अशोक ने जो ये आपके शिलालेख बनवाए उसमें कितनी लिपियाँ लिखी? तो उसने थी 4 लिपियाँ। कौन कौन बच्चों? 4 में कौन कौन सी थी ये 4 लिपियाँ? एक मिनट, 4 थी। 4 में कौन कौन सी? एक आपकी ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि, एक आपकी हो गई आपकी खरोष्टी लिपि, खरोष्टी हो गया, एक हो गया आपका अरमाइकी, एक हो गया आपका ग्रीक। देखो बच्चों, जो ब्राह्मी लिपि थी ये तो हमारे भारत में थी। ये जो ब्राह्मी लिपि थी ये किस में थी बच्चों? ये भारत में थी, ठीक है बच्चों। ये हमारी किस में थी? ये भारत में थी, ये भारत में थी। और जो खरोष्टी कहाँ थी बच्चों? ये खरोष्टी थी ये पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे खरोष्टी थी। और माइकी कहाँ थी? ये अफगानिस्तान में थी। और ये जो ग्रीक थी क्या है बच्चों? ग्रीक अभिलेख कहाँ थी? ये अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से मिली हुई थी। ये जो अफगानिस्तान का जो उत्तरी सीमा है वहाँ पे मिली थी और वो ग्रीक लिपि में लिखी गई थी, ठीक है बच्चों। और एक बात आप ध्यान दिए आप कि जो अशोक की अभिलेख थी, अशोक की अभिलेख जो आए थे उसकी मतलब कि सबसे पहले सफलतापूर्वक किसने पढ़ा था, मतलब पढ़ने का काम किसने किया था? तो ये किसने किया था? 1837 में। एक बार और ध्यान दिए आप कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, किसने? जेम्स प्रिंसेप ने
जेम्स प्रिंसेप ने या अपने 1837 में जिनको ये अभिलेख थे वो पढ़ा था, पहली बार पढ़ा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए बच्चों। अगला क्वेश्चन आ जाए बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका 41वां क्वेश्चन है, अशोक ने अधिकांश शिलालेख अपना नाम क्या लिखा है? अशोक ने जो अधिकांश शिलालेख बनाए हैं वो उसमें उन्होंने अपना नाम क्या डाला है? अपना नाम क्या डाला है? देवनाम प्रियदर्शी। क्या डाला बच्चों? देवनाम प्रियदर्शी। क्या डाला उन्होंने? देवनाम प्रियदर्शी। क्या डाला है? देवनाम प्रियदर्शी। अब ये देवनाम प्रियदर्शी उन्होंने अक्सर देखिए, जब अशोक का नाम सुनेंगे तो आपके भी मन में आएगा कि अशोक एक महान सम्राट था, राजा था। कई बार बच्चे यही गलती कर देते हैं, मगर जितने भी अभिलेख हैं उसमें अधिकांश अभिलेखों में अशोक का नाम क्या है? देवनाम प्रियदर्शी। कभी कभी देवनाम आ जाता है, कभी कभी प्रियदर्शी ही आ जाता है। तो आप बच्चों ध्यान दिए कि कुछ भी आए, ये देवनाम या प्रियदर्शी, इन दोनों में से कभी भी आधा इतना ही आ जाता है, कभी आधा इतना ही आ जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दिए। अगला क्वेश्चन देखें, 42 नंबर क्वेश्चन है आपका है, मौर्य काल की अर्थव्यवस्था। मौर्य काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो कह रहा है कि आधार क्या था? मौर्य काल की व्यवस्था का आधार क्या था बच्चों? बताइए, बताइए आप। मौर्य काल की जो व्यवस्था थी बच्चों उसका आधार क्या था? बताएं। हाँ, उसका आधार क्या था आपका? ये सभी था। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हम आपको अभी बताते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, अभी हम आपको समझ बताते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था बच्चों? शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था हमारा तक्षशिला। क्योंकि बच्चों देखो, दो ही तो थे हमारे भारत में, एक नालंदा था, एक तक्षशिला था। मगर नालंदा कब विकसित हुआ? नालंदा को विकसित करें कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त वो गुप्त वंश के शासक थे। इसको पहले तो उससे पहले क्या था? उससे पहले तक्षशिला था। तो तक्षशिला ही को ही हम सबसे पहला मानते हैं कि उस समय सबसे बड़ा केंद्र था शिक्षा का तक्षशिला। आप सोचें, तक्षशिला में विदेशों के लोग आते थे पढ़ने के लिए, तब की बातें आप सोचिए। आप 326 360 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। उस समय हमारे यहाँ चाइना से, यूरोप से, इधर जापान से, मतलब पूरे एशिया से लेके पूरे वर्ल्ड के लोग आते थे हमारे यहाँ गुरुकुल में शिक्षा लेने। इन अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा की हालत कैसे कर दी, आप सोच सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 44वां। ये मिलान करना है। ये आप देखें बच्चों, मिलान करने का है। अमात्य, मैं अभी आपको बताया था कि जो अमात्य होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम प्रधानमंत्री। अमात्य क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। सीताध्यक्ष क्या हो गया? सीता से संबंधित है कि सीताध्यक्ष जो होता है ना, वो कृषि विभाग से संबंधित होता है बच्चों। किससे? कृषि विभाग से। और मुद्राध्यक्ष ये किससे होता है? ये हमारा होता है बच्चों, ये मुद्रा विभाग से। किससे होता है बच्चों? मुद्रा विभाग से। और सन्निधाता किससे बच्चों? ये आपका अर्थ विभाग से, जो हमारा इकोनॉमिक्स, मतलब आज के टाइम पे जैसे वित्त मंत्रालय होते हैं, जहाँ पे पैसा वाला अर्थ निकलता है, पैसे में ही तो अर्थ निकलता है बच्चों। तो ये हमारा अर्थ विभाग हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के बच्चों, ये जो PDF है ना, हम अभी आपकी तो नहीं, आपको अगला PDF जब बनाएंगे, अगला जब भी हमारा वीडियो बनेगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हम अपना टेलीग्राम चैनल आपको शेयर करेंगे, और टेलीग्राम चैनल पे ये PDF हम आपको डाल देंगे। टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगा। तो देखिए, मौर्य काल के भवन किससे बने होते थे? अब मौर्य काल के जो भवन जो अधिकतर बने रहते थे वो किससे बने होते थे? वो बने होते थे अक्सर किससे? लकड़ी से। किससे बच्चों? लकड़ी से। बच्चों किससे बने रहते हैं? लकड़ी से। हमारा जो मौर्य काल के भवन बने रहते हैं। अशोक का सबसे बड़ा स्तूप। अब बच्चों, अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? आप बताएं सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? बताओ बच्चों, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सबसे बड़ा स्तूप है उनका सांची का स्तूप। कौन सा बच्चों? सांची का स्तूप। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। अशोक ने अपने, हम बच्चों ध्यान दें, जो PDF देंगे ना उस पर भी हम कुछ मार्क नहीं करेंगे, जिससे आप रिलेट करके अपने मन से मार्क करके आप उससे देखिए PDF में, इसलिए हम मार्किंग हटा दे रहे हैं कि मार्किंग हटा देंगे तो आप अपने हिसाब से उसे लिख पाएंगे। वीडियो देख के आप एक बार लर्न कर पाएंगे।
अशोक ने अपने किस अभिलेख में ब्राह्मणों को कोई नहीं सताएगा, ब्राह्मणों को कोई नहीं सताएगा, ये किस अभिलेख में उन्होंने लिखा है? किस अभिलेख में लिखा है बच्चों? ये लिखा गया है 11वें अभिलेख में। किस बच्चों? किस अभिलेख में? 11वें अभिलेख में। 11वें अभिलेख में लिखा गया है कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताएगा। 12वें अभिलेख में क्या लिखा गया बच्चों? 12वें अभिलेख में लिखा गया है कि इसमें स्त्रियों की स्थिति को सुधार के लिए, ठीक है, स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी किया जाएगा। इसमें स्त्रियों के बारे में किया गया। किसमें बच्चों? इसमें मतलब वुमेन के बारे में किया गया है। और बच्चों आ जाए 16वें में क्या किया गया है? ठीक है बच्चों, इसमें आपको कुल टोटल जो इनके अभिलेख है ना, वो टोटल 14 अभिलेख थे। ठीक है बच्चों, 14 के बाद, हाँ बच्चों, तो 12वें में जो मुख्य है ये 11वां है, आपका 12वां है जो आपका ये वुमेन से संबंधित है। गोप, अगला क्वेश्चन बच्चों, ये जो गोप कितने गांवों के मालिक थे? गोप होते थे ना, अभी भी जैसे चलता है कि हमारे ग्राम में ग्राम प्रधान होते हैं, उसके बाद फिर कौन होते हैं? फिर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत अधिकारी होते हैं, जो एक ब्लॉक प्रमुख होते, पंचायत अधिकारी हो गए। फिर पंचायत के अलावा फिर आपको जिला पंचायत में होते हैं। तो उसी अनुसार उसमें डिवाइडेशन था, उसमें भी डिवाइडेशन होता था। तो गोप कितने गांव के मालिक होते थे? गोप कितने गांव के मालिक होते थे बच्चों? तो 10 गांव के मालिक होते थे। 10 गांव के मालिक को हम गोप कहते थे। बच्चों हम स्पीड इसलिए रख के लेके चल रहे हैं कि आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको पता चल जाए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अब मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे बच्चों? बृहद्रथ थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। और बृहद्रथ की आपकी किसने हत्या कर दी थी बच्चों? बृहद्रथ जो थे ना, वो एक कमज़ोर शासक थे और उनकी हत्या किसने कर दी? पुष्पभूति शुंग ने। किसने कर दी? पुष्पभूति शुंग ने। तब उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है बच्चों, और ये पहला गैर क्षत्रिय नहीं, जब जो पुष्पभूति शुंग था, बच्चों एक मिनट, पुष्पभूति शुंग, पुष्पमित्र शुंग, इसने ही शुंग वंश की स्थापना की। और इसने बृहद्रथ की किसकी हत्या कर दी बच्चों? बृहद्रथ की हत्या कर दी। और इसने ये जो था वो जैसे मगध वाला जो एरिया था ना, उस एरिया का निवासी नहीं था, वो दूसरी जगह का था। होता ना कि तुम बाहरी हो, अब हम घर के कभी चुनाव होता है ना, तो कभी कोई देखते होंगे कि कोई बाहरी व्यक्ति जब आकर किसी सीट पे लड़ता है और जो वहाँ का निवासी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो ये कहता है कि ये बाहरी है और हम घर के हैं, तो बाहरी और घर में लड़ाई होती है। उसी अनुसार जो ये गैर क्षेत्रीय राजवंश का था, ये पुष्पमित्र शुंग था। अब पुष्पमित्र शुंग ने अपनी राजधानी, आप देखें सभी लोग जितने मगध के निवासी थे, या तो पाटलिपुत्रा, या तो वैशाली, या तो फिर राजगिरी में राजधानी होती थी। मगर इनकी राजधानी कहाँ थी? ये विदिशा में बनाए। कहाँ बच्चों बनाए? विदिशा बेसनगर। ये कहाँ पे पड़ता है? मौजूदा में जो MP है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, वहाँ पड़ता है। अब बच्चों आए, अगला क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय राजवंश, अभी हम आपको बता ही रहे थे, कौन बच्चों? ये शुंग वंश है। शुंग वंश का संस्थापक बच्चों अभी हम पूरा आपको समझा ही दिए, ये पुष्पभूति शुंग है। पुष्पमित्र शुंग की ने सांची के स्तूप को, अब देखिए बच्चों, पुष्पमित्र शुंग ने ना जो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और जो वहाँ का वो जो स्तूप था ना, ये किससे उन्होंने, और तथा भरहुत स्तूप को, खिड़कियों को, जो पुष्पमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को किससे बच्चों? तांबा से, तथा भरहुत स्तूप को, खिड़कियों को पत्थर से क्या करवाया था? उसका मतलब कि नया काम करवाया था, उसमें जो भी कार्य होता है, उसने खिड़कियों को तांबे से काम करवाया था। और अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्पमित्र शुंग ने कितनी बार, पुष्पमित्र जब शुंग ने शासन कर रहे थे, तो उनके समय में कितनी बार विदेशी आक्रमणों ने उन पर आक्रमण किया था? तो कितनी बार कुछ किया था बच्चों? ये 2 बार। कितनी बार? 2 बार ये उन्होंने पुष्पमित्र शुंग के समय पे वो 2 बार आक्रमण किया था। पहली बार किसने किया था? डेमेट्रियस ने। पहली बार किसने किया था? डेमेट्रियस ने। और दूसरी बार आक्रमण किसने किया?
मियांडर ने। किसने किया था? मियांडर ने। मियांडर ने पहली बार हमारा किया था डेमेट्रियस। पहली बार, ये दूसरी बार। ठीक बच्चों, आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आए। मिनांडर को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया? देखें, बौद्ध धर्म की शिक्षा मिनांडर को किसने दिया था? नागसेन ने। किसने दिया था बच्चों? नागसेन ने। नागसेन और मिनांडर संबंधित एक बहुत बड़ा, आपने देखा है इस पर लिखा है मिलिंद पन्हो लिखा ही है, नागसेन की पुस्तक है। मिलिंद पन्हो में नागसेन और मिनांडर की संबंधित जो वार्तालाप है उसके बारे में लिखा गया है। ये हमारा आपको मिलिंद पन्हो लिख देना है, इन्हीं की रचना है। आता भी ये क्वेश्चन बच्चों, ये मिलिंद पन्हो, ये नागसेन और मिनांडर के बीच आपस में जब कन्वर्सेशन, आपस में वार्तालाप के वो क्वेश्चन कर रहे हैं और नागसेन उनके आंसर दे रहे हैं, तो इस चीज़ को नागसेन ने लिखा हुआ है। नागसेन कौन थे? एक बौद्ध भिक्षु थे, एक बौद्ध धर्म के बहुत बड़े स्कॉलर, मतलब स्कॉलर थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ कराएं, कितनी बार कराएं? तो अश्वमेध यज्ञ बच्चों जब ये समय चल रहा था तो उसकी बहुत ही अधिक वैल्यू होती थी, तो उसमें ये इन्होंने यज्ञ करवाया था। ये कितनी बार करवाया था बच्चों? ये कुल 2 बार करवाया था। कुल कितनी बार करवाया था बच्चों? ये 2 बार करवाए थे। पतंजलि और जो पुष्यमित्र शुंग थे राजा थे, और पतंजलि के नेतृत्व में, पतंजलि जो बहुत बड़े हमारे ऋषि थे, तो उनकी देख रेख में उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, भगवत शुंग के दरबार में यवन राजा राजदूत कौन आया था? तो जो ये भगवत शुंग जो हम कहते हैं, जो पुष्यमित्र शुंग के ही वंशज थे, तो उनके दरबार में यवन राजा के राजदूत बनकर कौन आया? तो यवन राजा की राजदूत बनकर कौन आया बच्चों? ये हेलियोडोटस ने। कौन आया बच्चों? हेलियोडोटस ने। एक मिनट, कौन है बेटो? ये हेलियोडोटस ने। हेलियोडोटस जो बन के आए थे वो वहाँ पे अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या वासुदेव कर्ण ने कर दी थी? तो शुंग वंश के जो अंतिम राजा कौन थे? वो देवभूति। कौन बच्चे थे? देवभूति अंतिम राजा थे जिनकी हत्या वासुदेव कर्ण ने कर दी और फिर कौरव वंश की स्थापना की। ठीक है बच्चों, किसकी स्थापना की बच्चों? कौरव वंश की स्थापना की। एक मिनट बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, कौरव वंश के संस्थापक वासुदेव ने अपनी राजधानी किसको बनाया? अब देखिए, जो कौरव वंश के थे, वासुदेव थे, उसने अपनी राजधानी इन्होंने भी वही बनाई। कहाँ पे? जिसने, जैसे पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा बनाया था, इन्होंने भी विदिशा को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन बच्चों, कौरव वंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी हत्या उनके मंत्री सिमुक ने कर दी? आप देखें बच्चों, आप देखत हुई हैं कि जितने राजवंश थे उनको कोई हरा के बहुत कम लोग राजा बन रहे हैं, उनकी हत्या करके ही राजा बन रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जैसे आज हम शासन के लिए, आज सत्ता के लिए लोग लड़ रहे हैं, इसी तरीके से ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले से लोग सत्ता के लिए लड़ते आ रहे हैं। तो किसने कर दी? सुशर्मा ने। किसने कर दी बच्चों? ये सुशर्मा ने कर दी। सुशर्मा ने इनकी सिमुक की, उनकी हत्या जिनके मंत्री सिमुक ने कर दिया। ठीक है, उनके मंत्री सिमुक ने कर दिया। तो ये हमारे सुशर्मा कौरव थे। ठीक बच्चों, कौरव वंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी हत्या उनके मंत्री सिमुक ने कर दी? ये सुशर्मा थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आए,
सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक बच्चों कौन थे? ये सिमुक थे। कौन थे बच्चों? सिमुक। सातवाहन वंश से संबंधित जो हम आपके मुख्य क्वेश्चन है आपको बता रहे हैं। जो सातवाहन थे ना, ये दक्षिण और जो महाराष्ट्र वाला एरिया आता है ना, और ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाले एरिया पे, वहाँ पे ही सातवाहन वंश के मतलब कि जो मेन जो जगह थी वही माना जाता है। और सातवाहन वंश के मुख्य काम बताइए। ये देखिए आपके, इन्होंने ही ब्राह्मणों को मतलब कि सबसे अधिक जो दान दक्षिणा देने का मतलब सिस्टम चालू किया। और ऊपर से इन्होंने ही शीशे का सिक्का सबसे मुख्य आता है, शीशे का सिक्का इन्होंने ही चलाया, सातवाहन वंश ने ही। अगला क्वेश्चन बच्चों, सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक, सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसका आपने प्रचार भी देखा, गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे वो सातवाहन वंश के हमारे सबसे प्रतापी राजा थे। सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। एक मिनट बच्चों, अब आ जाए बच्चों। गौतमीपुत्र सतकर्णी पर गुजरात के कौन से शासक ने आक्रमण किया? देखो बच्चों, इस शासन के बाद मतलब कि ये जो आक्रमण हुआ था इसके बारे में हमारे बचपन में एक धारावाहिक भी आता था, हमने धारावाहिक भी देखा है। तो उस समय जो आक्रमण किया था किसने किया था बच्चों? वो नहपान ने। किसने किया था? नहपान ने किया था। और अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपका 63 है, रुद्रदामन का आक्रमण किसके समय हुआ था? अब रुद्रदामन का आक्रमण किस समय बच्चों हुआ था? ये थी वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। बच्चों एक चीज़ और ध्यान दिए, जो सातवाहन वंश था ना वो मात्र सत्तात्मक था। अभी तो हमारा समाज एक तरीके से पुत्र सत्तात्मक ही है, क्योंकि पिता सत्तात्मक है। क्योंकि अभी भी हम कहीं पे भी देखिए नौकरी में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो सब लोग माता का नाम कम पूछते हैं, अधिकतर पिता का नाम ही पूछते हैं। तो अभी भी हमारा पितृ सत्तात्मक है। अब हम जब भी हमारा जन्म होता है तो हमारी माता का क्या सरनेम है नहीं मैटर करता है, पिता का सरनेम मैटर करता है। तो मगर उस समय सातवाहन वंश जब था तो उसमें मात्र सत्तात्मक था बच्चों। क्या था? मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक था। तो अगला क्वेश्चन आ जाए बच्चों, बस ख़त्म होने वाला है बच्चों, बस आपको और थोड़ा सा समय लेंगे। ब्राह्मणों के सबसे पहले भूदान किस शासक ने दिया? हम आपको भी बताए थे कि सातवाहनों ने ब्राह्मणों को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि व्यवस्था किया, बाद ब्राह्मणों के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की। इन्होंने स्टार्ट किया था एक तरीके से। किसने किया था? सातवाहन। किसने किया था बच्चों? सातवाहनों ने किया था। अब आप अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे कि शीशे का सिक्का अभी हम आपको बता भी दिए कि शीशे का सिक्का किसने चलाया था बच्चों? वो सातवाहन वंश ने। किसने चलाया था बच्चों? सातवाहन वंश ने। अगला क्वेश्चन बच्चों, सातवाहन साम्राज्य हम आपको बताए थे ना, अभी देखिए जो हम आपको रिलेट किए थे वही क्वेश्चन के रूप में आपको मिला है। सातवाहन साम्राज्य कैसा था बच्चों? वो हमारा मात्र सत्तात्मक था। कैसा था बच्चों? मात्र सत्तात्मक था। हिंद यूनानी जो हिंद यूनानी थे ना, वो सर्वाधिक क्या पसंद करते थे? आप सोचिए, आप नाम सुन के आपको लगेगा कि काजू का नाम सुनेंगे, काजू पसंद करते थे, गरम मसाला नहीं बच्चों। वो सबसे अधिक पसंद करते थे हमारा काली मिर्च हमारे यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ करता था, और काली मिर्च ही वो पसंद करते थे, काली मिर्च ही पसंद करते थे वो। भारत में खगोल ज्योतिषी तथा गणित और समय की गणना का प्रारंभ किसने किया था? अब देखिए, खगोल ज्योतिषी और गणित और समय की गणना का प्रारंभ किसने किया? आप सोचें बच्चों, सबसे पहले भारत में आया कौन था? क्योंकि कोई जब विदेशी का नाम है, फ्रांसीसी हैं, कौन है? देखिए, फ्रांसीसी हैं, अंग्रेज़ हैं, यूनानी हैं। तो इन तीनों में सबसे पहले भारत में आया कौन आया बच्चों? आप बताएं कौन आया सबसे पहले? कौन आया बच्चों? कौन आया? यूनानी आए थे। सबसे पहले कौन आए थे बच्चों? यूनानी आए थे। और यूनानी की ही देन है, यूनानी ने ही ये खगोल ज्योतिषी और गणित और समय की गणना प्रारंभ किसने की? भारत में यूनानियों ने किया। देखा बच्चों, ये सब चीज़ के बारे में पता करना हमारे हिंदू धर्मशास्त्र जो बहुत सारे, माफ़ करिए हम एक रिलीजियस नाम लें, बहुत सारे हमारे भी ऋषि मुनि थे, मगर उनका वर्णन नहीं हो पाया। और जो ये यूनानी थे ना, ये मतलब कि एजुकेटेड थे, ये शुरू से ही एजुकेटेड थे, और इन्होंने हर चीज़ का अच्छे से इन्होंने लिखित वृत्तांत रखा है। उसी से हमको ये पूरा इतिहास मिल पाता है। शक कहाँ के रहने वाले थे? अब जो शक थे वो कहाँ के रहने वाले थे?
शक जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? शक रहने वाले थे वो हमारे मध्य एशिया के। शक कहाँ के रहने वाले थे? शक जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन आ जाए बच्चों, शक संवत को कब अपनाया गया? अब शक संवत भी आपको पता होगा कि हमारे भारत में हमारा जो संविधान है, संविधान में जो भारत की जो नियमावली जो हम अभी भी फॉलो करते हैं ना, एक तो ग्रिगोरियन हो गया, एक हमारा विक्रम संवत हो गया, एक शक संवत हो गया। तो अभी भी हम शक संवत को फॉलो करते हैं। और ये शक संवत कब अपनाया गया था बच्चों? बताइए, आपको कुछ पता है तो आप कमेंट करिए। शक संवत कब किया गया था? ये 1957 में। कब बच्चों किया गया था? 1957 में। 1957 में शक संवत अपनाया गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जूनागढ़ का अभिलेख किसका है? जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो बच्चों किसका है? अब देखें, जूनागढ़ का अभिलेख से संबंधित ना जो मेन बात है, जो जूनागढ़ का जो मेन अभिलेख है वो अभिलेख आपका किसका है बच्चों? वो रुद्रदामन। किसका बच्चों? रुद्रदामन। जूनागढ़ का अभिलेख किसका है बच्चों? रुद्रदामन। अब अगला क्वेश्चन बच्चों आ जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रुद्रदामन किस झील का पुनर्निर्माण कराया? देखो बच्चों, रुद्रदामन से संबंधित ही है। तो रुद्रदामन ने किसका कराया बच्चों? वही जो आपका सुदर्शन झील था। किसका बच्चों? सुदर्शन झील का उसने पुनर्निर्माण कराया। रुद्रदामन ने किसका निर्माण कराया था बच्चों? सुदर्शन झील का। और जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है? वो भी रुद्रदामन से संबंधित है बच्चों। तो इसी के अनुसार हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इस पर खत्म हो गया है, बस 10 क्वेश्चन और हैं, बस मुश्किल से 5 मिनट और। हम ज़्यादा टाइम नहीं लिए, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिए, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन हम आपको बताते जा रहे हैं। गुप्त शासक किसने शकों का सर्वनाश कर विक्रमादित्य की उपाधि ज्ञात की? देखें बच्चों, अब ये आ गया आपका विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य से आप रिलेट करते हो विक्रमादित्य किसके नाम के आगे है? अगर आप कभी पढ़े होंगे तो विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने ही शकों का मतलब जो शक थे उनका मतलब कि उनको पराजित करके उनका साम्राज्य को अधिग्रहित कर लिया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस समय उपाधि धारण की, किसकी? विक्रमादित्य की। ठीक है बच्चों। और देखिए, हम आपसे बता रहे थे कि देखिए ग्रिगोरियन कैलेंडर ये देखें बच्चों, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ना, ये किस पे आधारित है? सूर्य पे कि चंद्रमा पे कि सभी पे? तो ये सिर्फ सूर्य पे आधारित है। सूर्य पे आधारित ग्रिगोरियन कैलेंडर है। और अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, 75वां क्वेश्चन, विक्रम संवत का प्रारंभ पुनः कब हुआ था? ये हुआ था बच्चों, कब हुआ था बच्चों? कब हुआ था आप बताएं बच्चों? ये आप बताएं बच्चों को, कमेंट करें बच्चों, कमेंट करके बताएं कि विक्रम संवत का स्थापना प्रारंभ कब भइल? विक्रम संवत के ये कब हुआ था बच्चों? 57। कब बच्चों? 57 ईस्वी में ये हमारा विक्रम संवत की स्थापना हुआ था बच्चों। अगला क्वेश्चन आ जाए बच्चों, विक्रम संवत की तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रिगोरियन कैलेंडर में कितना जोड़ा जाए? जैसे अभी बच्चों आपका चल रहा है 2023 चला ना। अगर हम इसका विक्रम संवत निकालें तो इसमें क्या करेंगे? हम 57 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हम इसमें 2023 ऐसे 57 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? बच्चों? 2080। अभी हमारा क्या चल रहा होगा? अब आप आज दिन है, आज दिन कौन सा है आपका? तारीख है आपका 21 अप्रैल 2080। 21 अप्रैल 2080 चल रहा है ये विक्रम संवत के अनुसार। ठीक है बच्चों? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने कब कराया? अब शक संवत का जो प्रारंभ था वो कनिष्क ने कब करवाया था बच्चों? कनिष्क ने कब करवाया बच्चों? कनिष्क ने करवाया था हमारा कब? 78 ईस्वी। कब कराया था बच्चों? 78 ईस्वी में शक संवत। अभी भी हमारे शक संवत हमारे यहाँ जो मतलब संविधान में अभी भी हमारा संसदीय कार्य प्रणाली में शक संवत का अभी भी प्रयोग किया जाता है। अब देखें बच्चों, जो पहलव थे, जैसे पहलव थे ना, जो हमारे ये क्या थे, सब ये इंडो ग्रीक थे। तो इंडो ग्रीक में जो हमारे पहलव थे, तो पहलव वंश कहाँ के थे? ये सब कहाँ के? मतलब सब विदेशी तो थे, भारतीय नहीं थे ना।
तो ये सब कहाँ के थे? नेपाल के थे, भूटान के थे, ईरान के थे या यूनान के थे? तो ये कहाँ के थे बच्चों? ये ईरान के थे। कहाँ के थे बच्चों? ये ईरान के थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, पहलव वंश के संस्थापक कौन थे? अब पहलव वंश के संस्थापक कौन थे? अब आप ये सोचें कि पहलव वंश के संस्थापक कौन थे? बताओ बच्चों, आपको अगर कुछ पता हो तो बताएं, पहलव वंश के संस्थापक कौन थे? कमेंट करें। नहीं पता आपको? तो पहलव वंश के संस्थापक होते ये हमारे थे मिर्थेडोटस। कौन थे बच्चों? मिर्थेडोटस। एक मिनट बच्चों, मिर्थेडोटस। पहलव वंश के संस्थापक कौन थे? मिर्थेडोटस। अगला क्वेश्चन आ जाए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका, पहलव वंश के सबसे योग्य शासक कौन थे? आप बताएं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पहलव वंश के सबसे जो मतलब योग्य शासक थे वो कौन थे? पहलव वंश के सबसे जो योग्य शासक थे गोंडो फर्निस थे। कौन थे बच्चों? गोंडो फर्निस थे। कौन थे बच्चों? गोंडो फर्निस थे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंतिम मतलब लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इसी के अनुसार आज का ये हम आपको 81 क्वेश्चन, जो आप देखिए कि सब मतलब जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराए हैं ये किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं बच्चों। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। भारत में आने वाला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? अब बच्चों इसे ध्यान दिए कि ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला जो पहला व्यक्ति आया था वो कौन था बच्चों? आप बताएं कौन था? सेंट थॉमस। कौन थे बच्चों? सेंट थॉमस। सेंट थॉमस थे। ठीक बच्चों, ये सेंट थॉमस थे। इसी के अनुसार बच्चों हम आपका आज का ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और बच्चों आप हमको ज़रा सा रिस्पांस देंगे कि हमारे क्या मतलब कि क्या इसमें त्रुटि रह गई है, क्या और सुधार किया जाए, तो हम आपको अगली वीडियो में वो भी हम आपको सुधार करेंगे। और इसी के अनुसार हम आज ये वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। कोई और जो आपकी मतलब कि जो भी क्वेश्चन आपको पूछने होंगे वो कमेंट करिएगा। और हम जल्दी वीडियो लेकर आने वाले हैं, अगला सीरीज़ वीडियो लेकर आएंगे। अगले ऐसे ही हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे वही वीडियो लेकर आएंगे। तो आप अपना प्यार बनाए रखिएगा बच्चों। इसी के अनुसार जय हिंद, जय भारत।